नमस्कार। चलिए हम आज की टॉपिक की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस को समझने से पहले रेस्पिरेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन है क्या। Respiration is a biological process in which carbohydrate is break down into carbon dioxide and water by several enzymatic reaction and release energy. That means respiration के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिसके फलस्वरूप हमको एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन दो तरीका से होता है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो प्रोसेस होता है वो जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो 3 प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस 3 मेथड के 3 प्रोसेस के थ्रू यह कंप्लीट होता है। आज हम रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वह लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो जनरली फर्मेंटेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब ग्लाइकोलाइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। यह टॉपिक रेस्पिरेशन की शुरुआत की प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये कंप्लीट होता है, ये होता क्या है। तो जनरली ग्लाइकोलाइसिस 2 टर्म से मिलकर बना है। एक है ग्लाइको, दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, इसको इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है, जो है ईएमपी पाथवे। इसको ईएमपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किए थे, जिसमें से एक हैं एम्बडेन, सेकेंड मेयरहॉफ और पारनास। ये तीनों मिलके इसको डिस्कवर किए थे, जिसके बेस पे ईएमपी पाथवे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि यह ग्लाइकोलाइसिस सेल के कहाँ होता है। जनरली सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। 2 टर्म्स हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक है साइटोसोल और एक है साइटोप्लाज्म। हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। साइटोसोल का मतलब होता है फ्लूइड पार्ट इनसाइड द सेल, ओके, एंड साइटोप्लाज्म मीन्स fluid parts with organelles inside the cell known as cytoplasm। इस तरीके से दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को लें तो क्या स्थिति होगा। ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज को लें तो क्या होगा। तो देखते हैं, अगर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को लेते हैं तो वह पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रोसेस के दौरान कुल 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे जनरेट होते हैं। चूंकि ग्लाइकोलाइसिस के शुरुआती दौर पे हम 2 एटीपी का उपयोग करते हैं, उस बेस पे 4 में से 2 माइनस करते हैं तो कुल
2 एटीपी बनता है जो डायरेक्ट सब्सट्रेट लेवल पे बनता है। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में एक जगह पर NADH2 बनता है। जब यह NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और TCA साइकिल के द्वारा कन्वर्ट होकर, TCA साइकिल नहीं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के थ्रू कुल 5 एटीपी बनाता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टोटल 7 एटीपी बनते हैं। ठीक है, चलिए इसकी अब हम मैकेनिज्म को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। बाकी साइकिल की तुलना में ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा आसान है, तो हमारा ख्याल है कि थोड़ा सा अब ध्यान देके देखेंगे तो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे बहुत ही सहज भाषा में इसको समझने की। देखते हैं, मैकेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस 2 फेज से होकर गुजरता है। एक है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज का मतलब होगा कि जहां हम एटीपी का यूज करेंगे, और पे ऑफ फेज का मतलब होगा जहां हमको एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस जनरली ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिए हैं जो 6 कार्बन का है, 1 2 6। यह ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें एटीपी से एक फास्फेट 6 कार्बन नंबर पे जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए यह ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या अंतर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइडिक कंपाउंड है जबकि फ्रक्टोज कीटोनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में साइकिल में 6 मॉलिक्यूल हैं जबकि फ्रक्टोज के साइकिल में 5 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। अब यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है। इस दौरान एटीपी से एक फास्फेट फ्रक्टोज के 1 नंबर कार्बन पे जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए, क्योंकि हम ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल लिए थे तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट भी 1 मॉलिक्यूल का होता है। अब यह 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 6 फास्फेट टूटता है तो 3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनाता है। तो उसमें से पहले एक बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यह आगे प्रोसेस में जाता है जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इस कार्बन पे ऐड होता है और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है जिसको NAD+ के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिससे कि NADH2 बनता है। यहाँ पर देखिए चूंकि 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल है तो
2 इनऑर्गेनिक फास्फेट रहेगा और 2 NADA प्लस भी रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यह जो बना 1,3-bis फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस दौरान एक फास्फेट इस मॉलिक्यूल से रिलीज होता है जिसको ADP के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिससे ATP बनता है। अब यह 3-फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यह फास्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट। जो वाटर बाहर निकलता है उसका ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, जिससे ये नया कंपाउंड बनता है। अब यह फास्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इस दौरान यह फास्फेट रिलीज होता है जिसको ADP के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिससे ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। एक है ये, दूसरा है ये और थर्ड है ये। तो इस 3 पॉइंट के द्वारा पूरे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। तो इसकी कंट्रोल की मैकेनिज्म अलग है, जिसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेसिक जानकारी ग्लाइकोलाइसिस को लेके इतना है। थैंक यू।